नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ और इस सीरीज़ में हम प्रत्येक दिन उत्तराखंड के 50 और हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है। तो गढ़वाल का नेपोलियन कहा जाता है अजयपाल को। तो गढ़वाल का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंवार शासक अजयपाल को, और इनके नाम पर ही गढ़वाल का नाम गढ़वाल पड़ा है। नाम पर या इनके द्वारा जब गढ़ों का एकीकरण किया जाता है 1515 में, तो उसके बाद से क्या है, गढ़वाल का नाम गढ़वाल जो प्रचलन है वह शब्द गढ़वाल आया। अगला प्रश्न हमारा, उद्योग चंद को तपस्वी राजा की संज्ञा किसने दी थी? तो उद्योग चंद को तपस्वी राजा की संज्ञा दी थी रुद्रदत्त पंत ने। किसने दी? रुद्रदत्त पंत द्वारा उद्योग चंद को तपस्वी राजा की संज्ञा दी गई। अगला प्रश्न है हमारा कि गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को। तो गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी। अगला प्रश्न हमारा कि बुग्यालों की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। तो बुग्यालों की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है रूपा देवी को। किसको जाना जाता है बुग्यालों की मदर टेरेसा? तो ये जाना जाता है रूपा देवी। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है। तो गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है फतेहपति शाह को। किसको कहा जाता है गढ़वाल का शिवाजी? ये फतेहपति शाह पंवार शासक, इनको कहा जाता है गढ़वाल का शिवाजी। अगला प्रश्न हमारा कि उत्तराखंड का दानवीर कर्ण कहा जाता है। तो उत्तराखंड का दानवीर कर्ण कहा जाता है घनानंद खंडूड़ी को, और इनके द्वारा अपने धन से कई यहाँ पर जो ब्रिटिश काल में कई विद्यालय बनाए गए, कई जो ये एनजीओ टाइप में जो ये संस्थाएँ रहती हैं तो ये बनाए गई, और ये लगातार लोगों की मदद करते रहते थे। तो इस वजह से यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का दानवीर कर्ण भी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नैल पोखर किला अल्मोड़ा में किसने बनवाया? तो नैल पोखर का किला अल्मोड़ा में बनवाया बालो कल्याण चंद ने, और यह वही बालो कल्याण चंद है जिन्होंने राजधानी स्थानांतरित की थी चंपावत से अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, चाली और भौर का संबंध है। तो चाली और भौर का संबंध क्या है? ये मंडार नृत्य या इसको केदार नृत्य भी कहा जाता है। तो मंडार नृत्य से संबंधित है चाली और भौर का संबंध। अगला प्रश्न हमारा कि सोमदेव पिथौरागढ़ में मेला लगता है। तो सोमदेव में कौन सा मेला लगता है यहाँ पर? तो यहाँ पर लगता है बौराड़ी मेला। तो सोमदेव मंदिर पिथौरागढ़ में मेला लगता है बौराड़ी मेला। अगला प्रश्न हमारा कि काशीपुर की स्थापना किसने की? तो काशीपुर की स्थापना करता है काशीनाथ नामक एक अधिकारी रहते हैं, चंद अधिकारी रहता है, और इसकी स्थापना 1639 ईस्वी में काशीनाथ अधिकारी द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि अकबर के समय उल्लेखित शाह जफर नामक नगर कौन सा है? तो अकबर के समय यानी अकबर के शासन काल में उत्तराखंड में शाह जफर के नाम से किस नगर को जाना जाता था? तो ये जाना जाता था जसपुर को। तो जसपुर को किस नाम से जाना जाता था? शाह जफर के नाम से इसको जाना जाता था। अगला प्रश्न हमारा कि बड़े झगड़ों को निपटाने के लिए तख्त नामक पंचायत किस जनजाति में है? तो बड़े झगड़ों को निपटाने के लिए तख्त नामक जो पंचायत व्यवस्था है वह है बोक्सा जनजाति में। किससे है? बोक्सा जनजाति में है। तो बोक्सा जनजाति में तख्त नामक पंचायत व्यवस्था है। अगला प्रश्न हमारा कि उज्जैनी गांव या उज्जैनी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो उज्जैनी गांव और उज्जैनी देवी मंदिर स्थित है काशीपुर में। कहाँ स्थित है? काशीपुर उधम सिंह नगर में यह मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, शाह जफर को जसपुर नाम देने का श्रेय किसे जाता है? तो शाह जफर को जसपुर नाम देने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जसोधर जोशी को। किसको जाता है? जसोधर जोशी। अगला प्रश्न है, राहुल सांकरतैन का बाल्यकाल का नाम क्या है? तो राहुल सांकरतैन का बाल्यकाल का नाम
केदारनाथ पांडे। तो इसमें थोड़ा श्योर नहीं हूँ मैं, देखना पड़ेगा ये, तो इसको फिलहाल आप हटा के चलो। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के इतिहास के भाग हैं। तो उत्तराखंड के इतिहास के कितने भाग हैं? 21 भागों में लिखा है शिव प्रसाद डबराल, या जिनको चारण भी कहा जाता है। घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण क्या कहा जाता है उन्हें? चारण कहा जाता है। तो उत्तराखंड के इतिहास के कितने भाग हैं? 21 भाग हैं। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल की पहली जातीय सभा, गढ़वाल की पहली जातीय सभा कौन सी रहती है? सरोल सभा रहती है, और इसकी स्थापना होती है 1904 टिहरी में। 1904 सरोला सभा या सरोल सभा होती है, तो 1904 में इसकी स्थापना होती है टिहरी में। अगला प्रश्न है गढ़वाल यूनियन व हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। तो गढ़वाल यूनियन व हितकारिणी सभा की स्थापना होती है 1901 ईस्वी में, तारादत्त गहरोला द्वारा की जाती है, और इसका मुख्यालय कहाँ रहता है? देहरादून में रहता है। तो गढ़वाल यूनियन और हितकारिणी दोनों का जो गठन होता है 1901 ईस्वी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना हुई। तो गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना होती है मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा, और ये 1907 में लखनऊ में की जाती है। गढ़वाल भ्रातृ मंडल, तो ये मथुरा प्रसाद नैथानी द्वारा 1907 ईस्वी में लखनऊ में की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई। गौरक्षणी सभा की स्थापना कब होती है? तो ये भी 1907 ईस्वी में पंडित धनीराम मिश्र द्वारा की जाती है। तो पंडित धनीराम मिश्र द्वारा गौरक्षणी सभा की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो एकता सम्मेलन का आयोजन किया जाता है 1914 ईस्वी में, और ये किसकी सलाह पर किया जाता है? तो ये विश्वम्बर दत्त चंदोला, उत्तराखंड में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, तो इनकी सलाह पर किया जाता है एकता सम्मेलन का आयोजन। अगला प्रश्न है कि भक्त दर्शन ने गढ़वाल का दानवीर कर्ण किसे कहा है? तो भक्त दर्शन ने गढ़वाल का दानवीर कहा है घनानंद खंडोड़ी को। तो घनानंद खंडोड़ी क्या है? उत्तराखंड में या गढ़वाल में गढ़वाल के दानवीर कर्ण कहे जाते हैं, और यह किसने कहा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये इनको कहा भक्त दर्शन ने। तो भक्त दर्शन ने कहा है गढ़वाल का दानवीर कर्ण घनानंद खंडोड़ी को। अगला प्रश्न है कि 1914 में हुए एकता सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो सरदार नारायण सिंह द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है, और इस सम्मेलन में, एकता सम्मेलन में जितने भी सभी जातीय और गैर जातीय सभाएं थी जो अलग अलग गठित हुई थी, उन सभी का विलय करके बनाया गया गढ़वाल सभा का गठन किया जाता है। तो यानी सभी जो जातीय और गैर जातीय सभाओं का गठन किया गया था, तो उन सभी को क्या किया गया? एक किया गया, और एक गढ़वाल सभा का गठन किया गया। अगला प्रश्न हमारा कि स्टोवेल प्रेस की स्थापना हुई। तो स्टोवेल प्रेस की स्थापना होती है 1912 ईस्वी में, और किसके द्वारा की जाती है? गिरजा दत्त नैथानी द्वारा ये दुगड्डा में की जाती है, यानी पौड़ी में की जाती है स्टोवेल प्रेस की स्थापना। तो गिरजा दत्त नैथानी द्वारा इसकी स्थापना की जाती है दुगड्डा में 1912 ईस्वी। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना की। तो टिहरी में प्रताप हाई स्कूल की स्थापना किसके समय हुई? ये तो कीर्ति शाह के समय हुई। तो टिहरी में प्रताप स्कूल की स्थापना किसने की? तो ये कीर्ति शाह द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि स्कंद पुराणों में फूलों की घाटी के लिए प्रयुक्त नाम है। तो स्कंद पुराण में फूलों की घाटी के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? नंदन कानन। तो नंदन कानन कहकर संबोधित किया गया है जो फूलों की घाटी है चमोली में, तो उसका नाम क्या है? नंदन कानन। अगला प्रश्न है कि संसद और संसदीय प्रक्रिया यह किसकी कीर्ति है? तो संसद और संसदीय प्रक्रिया कीर्ति है परिपूर्णानंद पैनुली की। किसकी है? परिपूर्णानंद पैनुली की है संसद और संसदीय प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के हाईकोर्ट का परिसर क्या कहलाता था? तो उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट का परिसर था वह कहलाता था वायसराय लॉज। क्या कहलाता था? तो वायसराय लॉज के नाम से जाना जाता था उत्तराखंड के हाईकोर्ट के परिसर को। अगला प्रश्न है कि जाह्नवी नदी संबंधित है।
तो जाह्नवी नदी का संबंध है भागीरथी से। भागीरथी की सहायक नदी है जाह्नवी या जाड़गंगा। अगला प्रश्न है बिंदेश्वरी पाठक का संबंध है। तो बिंदेश्वरी पाठक का संबंध है समाज सेवा से। किससे है बिंदेश्वरी पाठक का संबंध? तो इसका संबंध समाज सेवा से है। अगला प्रश्न है हमारा विवाह पूर्व सांगजांगी व पिठा संस्कार पाया जाता है। तो विवाह पूर्व सांगजांगी व पिठा संस्कार की प्रथा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है राजी जनजाति में। तो उत्तराखंड की सबसे छोटी जनजाति है राजी जनजाति, और इसमें सांगजांगी व पिठा संस्कार पाए जाते हैं विवाह पूर्व, इनकी प्रथाएं हैं। अगला प्रश्न है कि बोक्सा जनजाति की सबसे प्रमुख देवी है। तो बोक्सा जो जनजाति है उसकी सबसे प्रमुख देवी है चौमुंडा या चामुंडा देवी। तो चौमुंडा या चामुंडा देवी क्या है? बोक्सा जनजाति की सबसे प्रमुख देवी है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में आयुष ग्राम का संबंध है। तो उत्तराखंड में आयुष ग्राम का संबंध है आयुर्वेदिक शिक्षा से। किससे है? आयुर्वेदिक से संबंधित है आयुष ग्राम। अगला प्रश्न है कि नैनीताल जिले में राजभवन की स्थापना कब हुई? तो नैनीताल जिले में राजभवन की स्थापना की जाती है 1897 ईस्वी में। तो 1897 ईस्वी में नैनीताल में ब्रिटिश काल में राजभवन की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कारों की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड में खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना होती है 2013 ईस्वी में। कब होती है? 2013 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल कमिश्नरी कब सृजित हुई? तो गढ़वाल कमिश्नरी सृजित होती है ये 1975 में। 1975 ईस्वी में गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की जाती है। अरे नहीं सॉरी, इसमें जो ये गढ़वाल कमिश्नरी है ये 1969 में सृजित होती है और 1975 में इसमें देहरादून को शामिल किया जाता है। तो 1969 में, वाणी पे आपको कहीं पे 1970 भी मिलेगा, तो लेकिन ये 1969 है इसका राइट आंसर है। तो 1969 में इसकी स्थापना होती है और 1975 में इसमें देहरादून जिले को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य की पहली निर्वाचित सरकार की स्थापना। तो राज्य की पहली निर्वाचित सरकार स्थापित होती है 2 मार्च 2002। 2 मार्च 2002 को राज्य की पहली निर्वाचित सरकार की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम स्थित है। तो उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम पिथौरागढ़ में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है कि राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत कब से हुई? तो राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत होती है 1931 ईस्वी से। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों ये प्रश्न कि राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत 1931 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि राज्य में पौध या नर्सरी रोपण नीति की स्थापना। तो राज्य में पौध या नर्सरी रोपण नीति की स्थापना की जाती है 6 जनवरी 2006 में। तो 6 जनवरी 2006 में, और देश में क्या है? यह प्रथम नीति अपनाने वाला राज्य रहता है हमारा उत्तराखंड। तो पौध नर्सरी रोपण नीति 2006 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न है कि राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र है। तो राज्य का प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र कौन सा रहता है? तो ये रहता है मोतीचूर वन्यजीव संरक्षण केंद्र, और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में की जाती है। तो राज्य का पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र है मोतीचूर वन्यजीव संरक्षण केंद्र। अगला प्रश्न है कि नरवे की चौपड़ी या राजा का जो पत्थर का सिंहासन रहता है वह स्थित है। तो ये है चंपावत में, जहाँ चंद जो शासक रहते हैं उनकी पहली राजधानी थी चंपावत। तो नरवे की चौपड़ी या राजा का पत्थर का सिंहासन स्थित है चंपावत में। अगला प्रश्न है सेंट्रल इंडिया 1984। सेंट्रल इंडिया 1984 ये किसकी पुस्तक है? तो सेंट्रल इंडिया 1984 पुस्तक है यशोधर मठपाल की। किसकी है? यशोधर मठपाल जी की है सेंट्रल इंडिया 1984। अगला प्रश्न है मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। तो मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग ये पुस्तक है एडवर्ड जेम्स कार्बेट की। तो जेम्स कार्बेट की क्या है? ये जेम्स नहीं, जिम कार्बेट आएगा। तो जिम कार्बेट की ये पुस्तक है मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग।
ये पुस्तक है एडवर्ड जिम कार्बेट की। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है। तो गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है जी श्यामशाह को। किसको कहा जाता है? श्यामशाह को। और कुमाऊं का तुगलक कहा जाता है देवीचंद को। किसको कहा जाता है? तो देवीचंद क्या है? कुमाऊं के तुगलक है। तो देवीचंद को कुमाऊं के तुगलक भी कहा जाता है और गढ़वाल के श्यामशाह। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल का अकबर कहा जाता है। तो गढ़वाल का अकबर कौन है? तो गढ़वाल के अकबर हैं टिहरी रियासत के शासक कीर्तिशाह। अगला प्रश्न है खसों ने किस चंद वंशीय राजा को परास्त कर कुमाऊं में सत्ता स्थापित की थी? तो खसों ने बीणा चंद को परास्त कर लगभग 200 वर्षों तक कुमाऊं में शासन किया है। अगला प्रश्न है कि पुनः फिर किस चंद शासक ने अंतिम शासक सोपाल को पराजित कर पुनः कुमाऊं पर क्या किया? सत्ता स्थापित की। यानी पुनः चंद राज्य की स्थापना कौन करता है? तो ये करता है बीरचंद। कौन करता है? तो बीरचंद को श्रेय जाता है कुमाऊं में पुनः चंद शासक की स्थापना करना। और ये खसों के जो शासक अंतिम शासक रहता है सोपाल, तो उसको परास्त करता है। तो सोपाल को हराकर पुनः स्थापना करता है बीरचंद कुमाऊं में चंद शासक। अगला प्रश्न और उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है कि रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है। तो रानीखेत पर्वत श्रेणी आती है मध्य हिमालय में। तो यह मध्य हिमालय का भाग है। तो रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है मध्य हिमालय में। अब इसके बाद हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमारा, पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति क्या कहलाती है? तो पुस्तक की हाथ से लिखी हुई प्रति क्या कहलाती है? ये कहलाती है पांडुलिपि। तो पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति क्या कहलाती है? पांडुलिपि कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने जो रस हैं उनकी संख्या मानी है 8। तो मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 रस उन्होंने बताए हैं। अगला प्रश्न है कि संचारी भावों की संख्या मानी गई है। तो संचारी भावों की संख्या मानी गई है 33। कौन सी है? तो संचारी भावों की संख्या मानी गई है 33। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है श्रृंगार रस को। तो रसों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो नवल सुंदर श्याम शरीर में अलंकार है उल्लेख अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? उल्लेख अलंकार है। अगला प्रश्न है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा कौन सा होता है? तो ये होता है सोरठा। तो शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा क्या होता है? सोरठा। अगला प्रश्न हमारा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को होता है नागपुर में। तो भारत में नागपुर में 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सितारे हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है राजा शिव प्रसाद को। तो राजा शिव प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है? सितारे हिंद। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है मागधी अपभ्रंश से। तो भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये मागधी अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न हमारा कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द है। तो उसके लिए एक शब्द है असूर्यम पश्या। तो क्या है? असूर्यम पश्या, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। अगला प्रश्न है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय स्थायी भाव होता है अद्भुत रस में। किस में होता है? अद्भुत रस में विस्मय नामक स्थायी भाव होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के अलंकारवादी कवि कहे जाते हैं। तो हिंदी के अलंकारवादी कवि कहे जाते हैं केशवदास। केशवदास को हिंदी के अलंकारवादी कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, शब्द अलंकार के भेद होते हैं। तो शब्द अलंकार के भेद होते हैं 5। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के शब्द अलंकार के भेद होते हैं।
अगला प्रश्न हमारा कि ध्वनि की आवृत्ति लगातार बढ़ती जाए तो कौन सा स्वर होगा। अगर ध्वनि की आवृत्ति लगातार बढ़ रही है तो इसमें होगा प्लुत स्वर। कौन सा स्वर होगा, तो प्लुत स्वर होता है। अगर ध्वनि की आवृत्ति लगातार बढ़ती है और यह नाटकों और जब किसी को हम बुलाते हैं तो उसमें इन सब जो स्वरों हैं, ये स्वर हैं, प्लुत स्वर हैं, तो इनका प्रयोग किया जाता है उसमें। अगला प्रश्न है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो कन्नड़ का संबंध है द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध है कन्नड़ भाषा का। अगला प्रश्न है कि जिन स्वरों का उच्चारण में पूरा मुंह खुला रहता है उनको कहा जाता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण में पूरा मुंह खुलता है तो उन स्वरों को कहते हैं विवृत स्वर। क्या कहा जाता है, विवृत स्वर कहा जाता है, जिसमें आ आता है। अगला प्रश्न हमारा पंजाबी की लिपि है। तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी लिपि है। तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। अगला प्रश्न हमारा कि जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुंह खुले। तो जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुंह खुले उन स्वरों को कहा जाता है। तो उन स्वरों को कहा जाता है अर्धविवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुंह खुले उन स्वरों को क्या कहा जाता है, तो उनको कहते हैं अर्धविवृत स्वर। और ये हैं ओ, ए, औ और औ। ये क्या है, अर्धविवृत स्वर है। अगला प्रश्न है जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग मुंह बंद रहे तो उनको कहा जाता है। तो उनको कहा जाता है संवृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग मुंह बंद रहे तो उसको क्या कहा जाता है, संवृत स्वर कहा जाता है। इसमें ई ऊ क्या है, ये संवृत स्वर है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न हमारा, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुख बंद रहे तो इनको कहते हैं अर्ध संवृत स्वर। तो अर्ध संवृत स्वर में आते हैं ए ओ। तो ये ए ओ किस में आते हैं, अर्ध संवृत स्वर में आते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुंह बंद रहे तो उनको कहा जाता है अर्ध संवृत स्वर। तो ये थे हमारे आज के 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।